एयर सियाल का जो आइडिया था, उस आइडिया के अंदर आप भी टेबल के किसी कोने पे बैठे हुए थे। जी, एयर सियाल रहेगी तब तक मेरा नाम रहेगा। इससे काबल सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी सियालकोट में अपनी मदद आपके तहत बनने वाला जनूबी एशिया का पहला एयरपोर्ट चला रही है। प्रॉब्लम ये है कि मैट्रिक भी नहीं पास किया हुआ आके बैठ जाते हैं, रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं कि ठंडी करके खाओ। कमरा मौजूद है जहाँ माँ अपने बच्चों के साथ और रोशनी की खातिर। किस पैरामीटर से आप देखते हैं कि यहाँ पर यार बिल्कुल ऑथेंटिक है, लेकिन वो सोसाइटी को बहुत बुरी तरह से डैमेज करते हैं। और खुले अल्फाज में कहूँगा दिहाड़ी बाज। जो दूर दराज इलाकों से खरीदार यहाँ पर आते हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो सहाफ़ी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं नहीं थे पूछे जाने चाहिए, इनकी इंसल्ट हो गई है। तो क्या सहाफ़ियों को कोई अपना क्राइटेरिया रखना चाहिए कि यार इस लिमिट के अंदर रह के मुझे सवाल पूछना चाहिए, पीछे छोड़ देना चाहिए? हमारे मुल्क की इस वक्त मुआशी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। जियो टेलीविजन, ARY न्यूज़, पता है कि ये एंटी PTI और ARY जो है वो प्रो PTI। जब ज़ैनबिया में बम धमाका हुआ तो मैं फर्स्ट पर्सन था जो उस मौका पे पहुंचा और मैंने उसको रिपोर्ट किया। और उस रिपोर्ट में कोई गाड़ी हुआ करती थी, वो अच्छी खासी डैमेज हो गई थी, तबाह हो गई थी। की खवातीन की बड़ी तादाद पर यहाँ पर मौजूद है जो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा दिखाई दे। इसमें खबर के कोई पैसे नहीं होते, हिदमत स्टेट में रिश्वत। हाँ, हिदमत का मतलब ये होता है कि शायद उन्हें पता है कि रिपोर्टर को पैसे दिए जाते हैं। ये रोड अरसा 15 साल से टूट का बम ब्लास्ट का वाक़या हुआ था, उस वक्त भी मैं रिपोर्टिंग में था। जी, एयर सियाल रहेगी तब तक मेरा नाम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो ये बताएं कि रिपोर्टिंग जो है ये तो बड़ी मुश्किल जॉब है, आप इस तरफ ये कैसे आगे? सियालकोट से आप बिलोंग करते हैं, आप एक्सपोर्ट में जाने की बजाय ये इस साइड पे कैसे आ गए? देखिए, हमारी फैमिली बैकग्राउंड तो यही है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमारा काम है। जी। लेकिन कहते हैं ना, शौक जो है ना वो उसका कोई मोल नहीं होता। हाँ जी। तो मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद कारोबार ही स्टार्ट किया था, लेकिन फिर पता नहीं मुझे क्या ख्याल आया कि मैं जर्नलिज्म की तरफ चला गया। और फिर ऐसा जर्नलिज्म की तरफ गया कि आज तक जर्नलिज्म कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि मुझे मेरा अदारा बहुत अच्छा मिला। ठीक। मैं जिस अदारे के साथ काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा अदारा है, एम्प्लॉई के हक में बड़ा ज़बरदस्त है। एक ही इदारे से हैं शुरू से? एक ही इदारे के साथ? पहले मैं एक पंजाबी चैनल आया था स्टार्ट में, ठीक। अपना नाम था उसका नाम था अपना चैनल। ठीक। उसमें मैंने अपना आगाज़ किया था कैरियर का। और उसके बाद फिर समा लॉन्च हुआ तो मैं फिर समा में अप्लाई किया थ्रू प्रॉपर चैनल। हमारी हायरिंग होती है, प्रोफेशनल लोग हैं और प्रोफेशनल लोगों की हायर करते हैं वो। तो फिर बाकायदा इंटरव्यू और सारा प्रोसीजर करने के बाद मैं फिर एक दिन मुझे कॉल आई कि यू आर पार्ट ऑफ समा TV, समा फैमिली। मुझे बड़ी खुशी हुई और यकीन करेंगे जो अल्फाज उस वक्त मुझे कहे गए थे और मुझे लगे कि ये मतलब रूटीन के अल्फाज होंगे, लेकिन अब मुझे समा के साथ 13 साल हो गए। बिल्कुल। और मैं आपको कह सकता हूँ कि समा जैसा अदारा पाकिस्तान में कोई नहीं है। जितना वो अपने वर्कर को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, कोई अदारा नहीं करता। अच्छे यहाँ पे पे रोल पे हम लोग हैं, तमाम सहूलियात हमें मेडिकल से लेके हर चीज़। और मुझे तो किसी और अदारे में वैसी चीज़ सहूलत इसलिए आपने इतना अच्छा अदारा है तो इसलिए आपने 13 साल वहाँ पे स्पेंड कर लिया। स्पेंड किया। हालांकि एक अदारे ने मुझे अप्रोच भी किया। जी जी। मतलब, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन जब मुझे उसने अप्रोच किया मैंने कहा वेरी सॉरी, मैं अपने अदारे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला वो तो अदारे वाले देते ही कुछ नहीं। नहीं, आपकी बात हकीकत है। आपको एक इदारे ने शायद कईयों ने और अप्रोच किया हो, लेकिन उसमें ये कि मैंने खुद आपको देखा हुआ है कि आप जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो बाकी जो रिपोर्टर्स आपके पास होते हैं वो भी आके आपसे पूछते हैं शहजाद भाई सानू भी कुछ दसो। तो मुझे पता है आपकी काबिलियत का और सब आपको जानते हैं। मुझे बताएं मुश्किल तरीन रिपोर्टिंग कहाँ पे आपने की? सियालकोट क्योंकि ये सारा बॉर्डर लाइन है, तो कभी उधर मौका मिला है कि उधर गोलियां वगैरह चल रही हैं और आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग का है कि जनाब वहाँ पे आपने बॉर्डर पे जाके रिपोर्टिंग करनी है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सियालकोट में बड़ा इवेंट हो या कोई न्यूज़ हो या जो भी समा सबसे पहले ही होता है उधर। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 3-4 साल कबल जो है बॉर्डर में हालात हमारे कशीदा थे वर्किंग बॉर्डर लाइन पे। और कुंदनपुर गाँव है और वहाँ पे 6-7 शहादतें हुई थी। ठीक है। और जिस रात वहाँ फायरिंग हो रही थी, गोलाबारी हो रही थी, मैं और मेरी टीम खुद उस कुंदनपुर गांव में मौजूद थे ऑन द स्पॉट। उन रेंजर्स एहलकारों के साथ हम भी मौजूद थे, जैसे हमारे ये अदारे हैं, हम भी वहाँ पे मौजूद थे और प्रॉपर हम रिपोर्टिंग करते रहते। गोलाबारी हमने अपनी आंखों से परसे देखे, अपने पास से शैलों की आवाज़ गुजरती थी, एक लाइट नज़र आती थी आसमान पे, तो हमें पता चलता था ये तो मार्टर गोला आ रहा है।
अच्छा। और मार्टर गोला गिरता था, हमारे चंद मतलब गज के फासले ठा की आवाज़ आती थी और ब्लास्ट हो जाता था। और एक आवाज़ नहीं, दर्जनों आवाज़ें आती थी, ठा ठा ठा, इधर आवाज़ ठा, मतलब वो समझे कि जंगी कैफियत थी। और उस रात जब हमने रिपोर्टिंग की थी और सारी रात हमने बॉर्डर पे गुजारी थी, और इन द एंड जब हमारा जो कुंदनपुर गांव है उसके साथ ही बिल्कुल वर्किंग बाउंड्री लाइन है, तो एक तरफ हम हिंदुस्तान और एक तरफ पाकिस्तान, सेंटर पे लेट के मैंने वो रिपोर्टिंग की हुई थी। आज मुझे याद है कि मैं कह रहा था मेरे दाएं जाना हिंदुस्तान है और बाएं जाना पाकिस्तान है और मैं सेंटर में मौजूद हूँ, और मैंने वहाँ उस वक्त रिपोर्टिंग की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई शहादत नसीब में होती तो इससे बड़ी कलमे वगैरह पढ़ लिए थे सारी। लेकिन यार मैं मुसलमान है, लेकिन एक बात बताऊँ, हमारा जज्बा बड़ा ज़बरदस्त होता है। जब इस तरह की जंगी कैफियत होती है तो हम हमारी काबिलियत डबल हो जाती है। जुनून और हमारा जज्बा जो है ना उसको मतलब उसको कई गुना बढ़ा देता है। हम अपनी फौज को देखते थे कि हमारी फौज इधर वर्किंग बाउंड्री लाइन पे मौजूद है, वो उनके साथ देख के जज्बा आता है, बड़ा जज्बा आता है जिनके साथ। और हमारे कितने हमारे जवान शहीद हुए, हमारे शहरी शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए, खवातीन शहीद हुई। और जिस तरह हम जाके जब CMH हॉस्पिटल देखते थे उनको, तो यकीन करें जो ज़ख्मी हालत में जिसको इतनी ज़्यादा शल लगे होते थे वो भी कहता था कि अल्लाह करे मुझे शहादत नसीब हो। तो ये जज्बा है। कितना मुश्किल होता है किसी ज़ख्मी इंसान को, क्योंकि आप तो ऐसे रिपोर्टर हैं, आपको शायद 1 घंटे पहले आप किसी जनाजे पे हो, किसी ऐसे वाक़े पे हो जहाँ पे आपको फेस एक्सप्रेशंस आपको उस हिसाब से बनाने पड़ते हैं, साथ ही शायद कोई ऐसी खबर आ जाए जो फ़नी हो, तो कितना मुश्किल होता है आपको अपनी कैफियत को चेंज करना और फिर उस जगह पे खड़े होकर रिपोर्टिंग करना। जब आप कह रहे हैं ज़ख्मी हालत में लोग सामने पड़े हुए हैं, तो वो रिपोर्टर जो है वो अगर रिपोर्ट ना करे तो लोगों तक वो विजुअल्स नहीं पहुंचते। बिल्कुल। कितना मुश्किल होता है ये सारी कैफियत को और फिर रिपोर्ट करना और बोलना जब आप खुद उस हालत में होते हैं कि यार मैं ये कैसे इस चीज़ को देखूं और कैसे ये सारी चीज़ मेरे सामने, खून गिर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो कितना मुश्किल होता है रिपोर्टर के लिए। मुश्किल के साथ इंतहाई जिम्मेदारी का काम है जी। जो आप अल्फाज बोलते हैं वो पूरी दुनिया उसको सुन रही होती है, वो उसका असर पड़ता है। जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ मैंने अपने मुल्क के मफादत को मद्देनज़र रखते हुए वो अल्फाज का चुनाव करके वो बात करनी है, ठीक है। और जज्बात जो होते हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी रोना आता है, जी जी, ठीक है। लेकिन जिस तरह हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, यकीन करें कि इस तरह का जिस तरह वाक़या ज़ैनबिया हुआ था, बम ब्लास्ट का वाक़या हुआ था, उस वक्त भी मैं रिपोर्टिंग में था। तो आप अंदाज़ा करें कि जब आप अंदर जाते हैं, आप पुलिस पहुंचने से पहले आप वहाँ पहुंच गए होते हैं और देखते हैं कि इंसानी अज़ा जो है वो दीवारों पे, छतों पे, पंखों के साथ लगे हुए हैं, और आपकी क्या कैफियत होती होगी। आप शल हो जाते हैं, आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है। उस दौरान आपने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करनी होती है, फौरी तौर पर अदारे को बताना होता है। फिर उसके बाद आपको अदारे लाइव ले लेते हैं। फिर आपने वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है कि आपने अल्फाज का चुनाव करना क्या है, वो चुनाव करना। और यकीन करें कि मैंने ये रिपोर्टिंग में अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज पाया है, क्योंकि जब मैं टीवी पर रिपोर्टिंग कर रहा होता तो अल्फाज का चुनाव मेरा मुख्तलिफ होता था, लेकिन अमली ज़िंदगी में थोड़ा मुख्तलिफ था। फिर मैंने अपनी अमली ज़िंदगी में भी डाला और मेरी रिपोर्टिंग की वजह से मेरी अमली लाइफ भी जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। तो ये रिपोर्टिंग जब हम इस तरह के इंसिडेंट में, एक्सीडेंट में, बम ब्लास्ट में या कोई गैर मामूली वाक़या हो जाता है तो उस वक्त हम भी गैर मामूली हालत में होते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी हमारे ज़हन में होती है कि ज़िम्मेदारी को हमने नहीं छोड़ना, रिपोर्ट करना है, हक़ाइक़ पर मबनी हमने रिपोर्टिंग करनी है, गैर ज़िम्मेदारी का हमने मुज़ाहरा नहीं करना। बिलाशुबा इसमें शक नहीं है कि ये मुश्किल फील्ड है, लेकिन ये है कि इसमें वही लोग आते हैं जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे लोग छोड़ भी जाते हैं, लेकिन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उसका मुकाबला करना एक बड़ा गैर मामूली लाइफ जो है ना फिर इस तरह ही फिर आपके मुकद्दर में बनती है। मैं बहुत खुश हूँ बहरहाल। लेकिन आप एक कारोबारी शख्सियत भी हैं, आप कारोबार भी कर रहे हैं और साथ में इस चीज़ को भी आप लेके चल रहे हैं, तो ये आपका शौक है? देखिए जी, ये मेरा पैशन है, ये आपका रिपोर्टिंग मेरा पैशन है। अगर रिपोर्टिंग मेरा पैशन ना होता तो मैं इसमें ना आता। देखें अहमद, इसमें 24 आवर्स आप बाउंड होते हैं,
बिल्कुल, किसी भी टाइम फोन आ सकता है, 2 बजे, 3 किसी बजे, जगह भी कोई वाकया हो जाता है, हमने फौरी रिपोर्ट करना है। और फिर इतने लोग कॉल्स करते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, जैसे रेस्क्यू वालों को, पुलिस वालों को हेल्पलाइन पे कॉल्स आती हैं ना फेक, इस तरह हमें बहुत सी आती हैं कि मेरी बीवी ने मुझे झगड़ा हो गया तो मुझे बताएं, मेरे लिए कुछ करें। अब इस तरह की फ़नी चीज़ें भी सुनने को मिलती है। तो मतलब हम कभी भी फेडअप नहीं होते, परेशान नहीं होते, ना तंग आते हैं, हर एक की बात सुनते हैं, उसको समझाते हैं और बेहतर गाइड करते हैं। हर एक की कोशिश ये होती है कि ये मीडिया वाला आए, इसको हाईलाइट करे तो मेरा इशू हल हो। तो बहुत से इशू ऐसे होते हैं जो बगैर मीडिया पे आए भी हल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो वो हम उसको गाइड करते हैं, भाई ऐसे ना करो, ऐसे करो, ये तुम्हारा वैसे ही मामला हल हो जाएगा, क्यों अपनी फैमिली को आप ऊपर लेके आओगे, ये करोगे वो करोगे। तो लोगों के ज़हन में भी ये थोड़ी सी, सर ये एक नैरेटिव बिल्ड हो गया है शहजाद भाई के रिपोर्टर जो है बदमाशी करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, रिश्वत लेते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए अहमद, एक्चुअली जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं जी, हर शोबे में काली बेड़े होती हैं, ठीक है, ठीक। और अब इस बदकिस्मती से इस शोबे में भी कुछ लोग ऐसे आगे हुए हैं, शायद ये समझते हैं कि अब मैं शहजाद अहमद हूँ और मैं समा का रिपोर्टर हूँ और मेरी बड़ी पावर है, मेरे डीसी डीपीओ और ये वो, उससे डायरेक्टर वापद है और ये वो, हर कोई कहता है हम भी ये कर लें वो कर लें, और फिर वो नेगेटिव की तरफ चले जाए। मुझे अदारा बहुत हैंडसम अमाउंट पे करता है, वो मुझे पे करता है तो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे अदारे हैं जिनके साथ लोग अटैच हैं, वो कुछ भी नहीं दे रहे, उनके साथ काम कर रहे हैं और सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि उनका जो ज़रा दख्त खावा ज़रा हो जाए और टेलीविजन पे आ जाए और लोगों को ब्लैकमेल करके मतलब गलत सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। और फिर वो हमारे लिए भी परेशानी का बायस, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अक्सर फ़ोन आते थे और अभी भी कभी कभार आप लोगों को पता चल गया हुआ शायद, फ़ोन आने, अच्छा हमारा ये इशू है तो हम आपकी खिदमत करेंगे, तो ये मतलब हमारा कर देना। खिदमत तो, स्ट्रेट अवे रिश्वत। हाँ, खिदमत का मतलब ये होता है कि शायद उन्हें पता है कि रिपोर्टर को पैसे दिए जाते हैं। बिल्कुल। फिर मैंने उन्हें कहना, मैंने कहा यार भाई मेरे, आप मैटर बताओ जी। ये जो खिदमत वाला चक्कर होता है ना, ये इसमें नहीं होता। बिल्कुल, इसमें खबर के कोई पैसे नहीं होते। कोई भी आपसे पैसे मांगता है वो गलत करता है, आप किसी को पैसों की ऑफर करते हो वो आप भी गलत करते हो, वो भी गलत है। ठीक है, मेरे साथ बहुत से ऐसे इतफाक़त हुए हैं और बाज़ औक़ात तो मुझे गुस्सा भी आ जाता था जब भी बात, लेकिन फिर मैंने समझा कि ये मेंटालिटी है लोगों की। जी जी। अब लोगों को गाइड मैंने इस हद तक कर दिया हुआ है कि दीगर रिपोर्टरों के पास जाते हैं ना, तो अगर कोई इस तरह की डिमांड भी करता है तो वो कहते हैं जनाब वो तो रिपोर्टिंग के तो पैसे ही नहीं होते। हाँ जी। लेकिन लोगों में अवेयरनेस आ गई। अब लोगों को बहुत समझने की ज़रूरत है, जो खबर होती है, जो गैर मामूली चीज़ होती है, वो रुकती नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, उसको आप भी बोलेंगे ना रोक, तो वो नहीं रुकेगी। अगर आप बोलेंगे चला दे तो वो नहीं चलनी, वो तो चलनी है भाई। बिल्कुल। तो आप क्यों किसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब करप्शन हम खुद ही आगाज करते हैं और फिर कहते हैं कि वो ये कर रहा है, भैया अपना दो तो कोई ना ले। बिल्कुल ऐसी। अच्छा शहजाद भाई, रिपोर्टिंग को सीरियसली लिया जाता है? अब अक्सर आप पूरा दिन रिपोर्टिंग करते हैं, यहाँ पे ब्रिज टूट गया, यहाँ पे रोड की खुदाई हो गई, ये हो गया, ये मामला हो गया, हॉस्पिटल एक्सीडेंट, इस तरह की चीज़ें आप रिपोर्ट करते हैं जो हम टेलीविजन स्क्रीन पे देखते रहते हैं। इसको सीरियसली लिया जाता है गवर्नमेंट लेवल पे? जी बिल्कुल लिया जाता है। देखिए सोशल मीडिया और टीवी में फ़र्क सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया गैर जिम्मेदार है और जो टीवी है वो जिम्मेदार है ना। बिल्कुल। अगर हम किसी चीज़ को भी रिपोर्ट करते हैं ना, उसके दोनों एंगल हमने देखने होते हैं कि अवाम को फ़र्ज़ करें कोई तरक्याती काम चल रहा है जी, तरक्याती स्कीम चल रही है, शहरी कहते हैं कि जनाब हेलो जनाब हमारा वहाँ इतने सालों से काम रुका पड़ा है, जैसे मुरादपुर है और दीगर दुगर ये सारे जी, तो यहाँ रिपोर्टिंग आके करें, बिल्कुल ठीक है, करनी चाहिए। लेकिन ये भी आपको देखना है कि ये जो तरक्याती स्कीम जारी है इसके कितने फंड थे, कब इस स्कीम को शुरू किया गया था, कब इस स्कीम को मुकम्मल होना है, क्योंकि आपने दोनों एंगल बताने हैं। अवामी मसाइल तो बताने हैं कि तरक्याती काम की वजह से, सुस्त रवि की वजह से अवाम को परेशान है, ट्रैफिक जैम है, ये वो ट्रैफिक के इशूज़ हैं, ये वो, लेकिन साथ ये बताना है कि मनसूबा तब शुरू हुआ था और इसने तब तक ख़त्म होना है और इंतज़ामिया का ये कहना है कि इस मंसूबे को तहरीक की वजह ये सारी चीज़ें हमें बतानी होती हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कौन सी स्टोरी आपने ऐसी की जो गवर्नमेंट लेवल पे उसे सीरियसली लिया गया हो और वो आज पूरे पाकिस्तान में वो ऐसी कोई आपने काम किया हो जो शायद लोगों को नहीं पता कि शहजाद अहमद साहब का काम है, लेकिन कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी स्टोरी जो आपने की हो जो गवर्नमेंट लेवल के? मेरी
बहुत सी स्टोरीज हैं, बहुत सारी। आपकी फेवरेट कोई? ये फेवरेट की बात ही, स्टोरी कभी भी फेवरेट नहीं होती क्योंकि ये गैर मामूली वाकयात होते हैं, तो हमें अफसोस होता है जब इस तरह का कोई वाकया होता है। देखिए जब बम ब्लास्ट हुए, मैं फर्स्ट पर्सन था उस वक्त, मैं अपना में था जब ज़ैनबिया में बम धमाका हुआ, तो मैं फर्स्ट पर्सन था जो उस मौका पे पहुंचा और मैंने उसको रिपोर्ट किया। और उस रिपोर्ट में मेरी कोरे गाड़ी हुआ करती थी, वो अच्छी खासी डैमेज हो गई थी, तबाह हो गई थी। मुझे इसलिए वो अभी वाकया बोलता नहीं, मेरा अपना भी बहुत ज़्यादा उस नुकसान हमेशा याद रहता है। नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उसके बाद जो आप इशू हाईलाइट करते हैं उसका डेफिनेटली रद्द-ए-अमल आता है। हुकूमत जो है वो जितने उसके वसाइल होते हैं उसको ज़रूर फैसिलिटेट करती है। और ये आज नहीं, जब से मुझे मेरा हाल टोटल रिपोर्टिंग है 17 साल हो गए हैं, समा के साथ मुझे 13 साल हो गए हैं, और 13 साल में कोई ऐसा इशू नहीं है जो सियालकोट का मैंने हाईलाइट ना किया हो सबसे पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे एजाज़ है। और एक क्योंकि हमारा शहर बिज़नेस कम्युनिटी पे है जी, और सियालकोट में जो बिजनेसमैन है वो एक हमारे लिए मईशत की रीढ़ की हड्डी है। उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन मुझे पहले ये ज़रा रिपोर्टिंग का बताएं कि क्या एक सहाफ़ी जो है उसे साइड लेनी चाहिए? अक्सर होता ही है कि मैं नाम भी ले लेता हूँ, कुछ ऐसे चैनल्स हैं, जियो टेलीविज़न, ARY न्यूज़, पता है कि ये जनाब जियो जनाब एंटी PTI और ARY जो है वो प्रो PTI, इस किस्म की जो चीज़ें हैं। क्या एक सहाफ़ी को एक साइड लेनी चाहिए? एक तो ये बताएं, और क्या इदारे की तरफ से प्रेशर आता है कि आपने इस स्टोरी को इस तरह से करना है? नहीं, मुझे 16-17 साल हो गए जर्नलिज्म में, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मेरे इदारे ने बोला हो कि इसको पॉजिटिव बना दो, इसको नेगेटिव बना दो। अच्छा। क्योंकि प्रोफेशनल लोग जो है ना, समा एक प्रोफेशनल है, फैमिली इंतहाई प्रोफेशनल फैमिली है। नहीं, मैं समा की बात नहीं, मैं वैसे हट के कह रहा हूँ आपके, क्योंकि आपका तो कम्युनिटी है ना, ये साफ न्यूज़ जो होती है ना, न्यूज़ के दो पहलू होते हैं। शहजाद के दो शख्सियत हो सकती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जी। अगर मैं कोई अपनी नेगेटिविटी उजागर करता हूँ तो डेफिनेटली मुझ में है, तो वो शो हो रही है। जी जी, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ ये होता है कि पॉजिटिविटी भी दिखा दी जाए। खबर के दो एंगल होते हैं, दोनों ही दिखाने चाहिए, किसी एक पे कभी भी नहीं लेना चाहिए। किसी जमाती या गैर जमाती या शख्सियत को लेके कभी रिपोर्टिंग नहीं होती। रिपोर्टिंग है ही मतलब ही है कि गैर मामूली बात, जो भी गैर मामूली बात होनी है वो रिपोर्ट, जो सच है वो आप सामने रखें, जो झूठ है वो भी आप सामने, दोनों आप मौक़िफ़ दें, बाकी वहाँ बैठी हुई है। अच्छा, कितना मुश्किल होता है एक स्टोरी ढूंढना? अक्सर ऐसा भी शायद आपके लाइफ में आया हो कि हफ्ता हो गया जनाब, कोई खबर ही कोई नहीं है, तो वो उस टाइम फिर क्या कैफियत होती है? कोई स्टोरी ढूंढनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, क्या करते हैं? एक स्टोरी होती है जो वाक़ियाती होती है जी, वो वक़ूआ बज़ीर होता है, वो स्टोरी डेवलप होती है। फिर एक स्टोरी ये होती है कि वक़ूआ बज़ीर हो गया, उसके साइड इफ़ेक्ट या पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हैं, उसको लेके भी स्टोरी बन जाती है। ठीक है। फिर उसकी मेरी हमेशा ये रहती है कि मैं हमेशा मुस्बत चीज़ निकालूँ। सही। मेरी हमेशा से आदत ही है बल्कि इसमें कि मुझसे नेगेटिविटी होती नहीं है। मैं मुस्बत पहलू देखता हूँ और उसको उजागर करता हूँ और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ सियालकोट में PTI भी है, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, तमाम जमातें हैं, सारी जमातें हैं। मेरी तमाम जमातों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, क्योंकि मैंने फैक्ट बेस पर रिपोर्टिंग करनी है। किसी शख्सियत को मैं टारगेट बनाता ही नहीं हूँ, मैंने करनी है रिपोर्टिंग मेरा काम है, वो मैंने करना है, तो वो मैं करता हूँ। आप पूरा दिन बिजनेसमैनों से मिलते हैं, थोड़ा सा मुल्क की हालात के बारे में बात कर लेते हैं। सियालकोट से आप, और पूरा दिन आपका काम ही है इंडस्ट्रीज़ में जाना, जाके बिजनेसमैनों को मिलना, चैम्बर में चले जाना। मुल्क की हालात को आप कैसे देखते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क इस वक्त, हमारे मुल्क को काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, और मैं ये समझता हूँ कि ये वो वक्त है कि तमाम जमातों को इकट्ठे हो जाना चाहिए। तमाम जमातें, वो कोई भी है, उनको इस वक्त इकट्ठे होके एक नेशनल डायलॉग शुरू करने चाहिए। वो हमारे मुल्क की असल ज़रूरत है। अब नून ने क्या किया, PTI क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, इसको छोड़ के पीछे छोड़ देना चाहिए। हमारे मुल्क की इस वक्त मुआशी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, ये सबको पता है कि जिस दुराहे पे हम खड़े हैं, हमारी मुआशियत जो है ना वो बिल्कुल दिवालिये के करीब है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, सारे डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट की बातें। लेकिन क्या एक्सपोर्टर खुश है? जो सियालकोट का कारोबारी जो शख्सियात हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो खुश हैं? देखिए फिल वक्त तो कोई खुश नहीं है। देखिए आप एक घर ही ले लें, अगर घर में कोई एक मसला हो जाए तो पूरी फैमिली ना खुश होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। इस वक्त हम सियालकोट नहीं, इस वक्त हम मुल्क को देख के चलने की ज़रूरत है। हमारे सियालकोट ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, वो देता रहेगा। हमारे एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, इम्पोर्ट का बड़ा मसला हुआ है, LCs रुकी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। लेकिन इस वक्त तमाम हमारे जो दोस्त हैं उनका एक ही है कि मुल्क स्टैंड करे, मुल्क है तो हम हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका एक, पता नहीं आपको याद है कि नहीं,
मेरी थोड़ी बहुत है दोस्ती शुएब भाई से, थोड़ा टॉपिक से हट के शुएब मलिक साहब से। वो एक दफ़ा शुएब भाई ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा कर गए थे, आपने पता नहीं कोई माइक किस तरह आगे रखा हो, शायद आपको याद हो, वो वाकई याद है आपको? आप सवाल कर रहे थे कोई और वो गुस्सा कर गए थे, तो अभी भी आपकी उनके साथ दोस्ती है? ठीक देखिए है, मेरी सबके साथ दोस्ती है। देखिए जब आपके हाथ में माइक है, आप रिपोर्टर हैं। नहीं वो वाकया क्या था वो थोड़ा सा वो बताएं ना। देखिए वो उनकी कोई फैमिली से रिलेटेड था इशू, उस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी गर्दिश में आ रही थी, उस हवाले से पूछा था मैंने, तो उन्होंने वो नागवारी का तो मेरा हाल उन्हें कर भी लेना चाहिए, उनकी ज़ाती राय नहीं देना चाहते, नहीं देने, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन एज ए रिपोर्टर मेरा बनता था, मैंने पूछा कि आपका ये मैटर चल रहा है, तो उन्होंने कहा जी मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, तो हमने फिर बात नहीं थी की। तो मेरा अभी भी उनके साथ बहुत अच्छा तल्लक है, मुलाकात होती है, गपशप भी होती है और अक्सर बातें होती हैं। बिल्कुल, आप ये भी आपकी बात ठीक है। अच्छा, इस तरह के और भी बड़े वाक़यात हैं, नवाज शरीफ साहब हों, इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम साहिबा, इमरान खान साहब, जो भी हमारे लीडरान हैं और भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो सहाफ़ी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो वो समझते हैं कि इनसे नहीं थे पूछे जाने चाहिए, इनकी इंसल्ट हो गई है। तो क्या सहाफ़ियों को कोई अपना क्राइटेरिया रखना चाहिए कि यार इस लिमिट के अंदर रह के मुझे सवाल पूछना चाहिए? देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठा है ना, वो अगर सियासी शख्सियत है, उसने सियासत से रिलेटेड करनी है, तो फिर उसको जवाब भी देने होंगे। सहाफ़ी का काम है सवाल करना, और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनका काम है जवाब देना। अगर कोई सवाल उन्हें नहीं अच्छा लगता तो उसको वो इग्नोर कर दें कि भाई मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन सहाफ़ी सवाल नहीं करेगा तो क्या करेगा। अच्छा, आपको शहजाद भाई लगता है कि टीवी जो है वो ख़त्म हो रहा है, सारी चीज़ें, सारे सहाफ़ी यूट्यूब सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या आने वाले एक डेकेड के अंदर 5-10 सालों के अंदर क्या टीवी को हम वैनिश होता हुआ देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखें जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उससे पहले प्रिंट मीडिया था। जी जी, ठीक है, क्या आज खबरात ख़त्म हो गए? नहीं, अभी भी चल रहे हैं। सर्कुलेशन में कुछ खबरात की हो सकता है कोई कमी पेशी हुई हो, लेकिन खबरात में इजाफा ही हुआ है। बिल्कुल, लेकिन उसको देखें, वो पढ़ने वाले जो ऑडियंस है ना वो कम हो गई है, ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। पहले हमने कोई भी प्रोग्राम देखना होता था हम वेट करते थे 8 बजे 9 बजे, जनाब हमने ये प्रोग्राम देखना। अब आप यूट्यूब पे क्लिक करते हैं, जनाब आप 10 बजे वाला प्रोग्राम है, जब मर्जी आप 100 दफ़ा देखें। तो वो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। मुझे आप ये एक चीज़ का सवाल दें, जवाब दें जी, कि आप कोई सोशल मीडिया से चीज़ पिक करते हैं तो उसको फिर क्लैरिफाई करने के लिए टीवी देखते हैं कि नहीं देखते? बिल्कुल, मैं इसके ऊपर ही आने लगा था कि सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है, जो उनका प्लेटफॉर्म है, फेक न्यूज़ अक्सर, यकीन करें ऐसे वाक़यात होते हैं जनाब, वो उधर जहाज़ तबाह हो गया, अच्छा जी किधर है, अच्छा मैं फ़ौरन गूगल पे लिखता हूँ, ऊपर जो न्यूज़ का जो बटन होता है ना, मैं उसके ऊपर जाके देखता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर आ जाता है, या ट्विटर पे आ जाता है, ट्रेंडिंग में कहीं ना कहीं आपको वो खबर मिल ही जाती है। मैंने कहा यार ये कौन सा वाक़या, नहीं जनाब ये फ़लाँ फेसबुक के फ़लाँ पेज ने लगाई हुई थी। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल फेक खबर है, फेक न्यूज़ है। ये बात आपकी बिल्कुल हकीकत है, लेकिन ये चीज़ जो है ये मुआशरे के अंदर ये काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है कि आपको भी ऐसे वाक़या फ़ोन आते होंगे, जनाब एनजो हो गया, ये ऐसे मामला हो गया, आप भी जब पूछते होंगे जनाब ये खबर कहाँ से ली है, कहते हैं जनाब सोशल मीडिया फ़लाँ फेसबुक के पेज ने ऐसे ये लगा दी थी। उसको शायद लालच हो गया, मुझे व्यूज़ मिल जाए, मुझे लाइक्स मिल जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो किस तरह से सोसाइटी को डैमेज कर रहा है। तो सोशल मीडिया को मेरा ख्याल है जो इसके ऊपर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई होना चाहिए ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस अगर हो जाए ना जी, कोई भी एडवांस चीज़ है वो फ़ायदेमंद होती है, नुकसानदेह नहीं होती अगर आप उसको मुस्बत लें। तो अगर आपने नेगेटिविटी करनी है तो फिर तो वो नुकसान ही है। सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलाएंगे, गाली गलोच करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो गैर मुनासिब रवैया है। तहजीब के दायरे में रह के सब कुछ किया जा सकता है, तनकीद भी किया जा सकती है, तनकीद बराए असला होती है, तनकीद बराए कभी भी तनकीद नहीं होती। तो आप उसको गाली गलोच कर रहे होते हैं, और यकीन करें सोशल मीडिया पे गलत लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, जिसको मर्जी जो मर्जी कह रहे होते हैं, वो बड़ी गलत बात है। हालांकि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये जो आई टेक्नोलॉजी बहुत मुस्बत चीज़ है, और इसको हमें मुस्बत लेके चलना चाहिए। नेगेटिव लेंगे तो नुकसान होगा, फ़ायदा कोई नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो ये टेलीविज़न है, मुझे अभी दूर तक इसकी व्यूवरशिप कम होती दिखाई, मतलब वो रहेगी, क्योंकि ये ज़िम्मेदार अदारे होते हैं। हर अदारे की पॉलिसी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ज़िम्मेदारी शर्त होती है। लेकिन वो शहजाद भाई उसमें आप चेक कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपको एक खबर आई है कि जनाब यहाँ पे कुछ चोरी हो गई है और ये लोग हैं, ठीक,
लेकिन वो आप उसे रिपोर्ट कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि जनाब वो बंदे और थे, कोई ऐसा वाक़या हुआ है, उसको आप जो वो उसके एविडेंस होता है जो खबर के पीछे जो उसकी जो सच्चाई होती है वो किस पैरामीटर से आप देखते हैं कि ये खबर यार बिल्कुल ऑथेंटिक है, मैं इसको आगे भेज देता हूँ? देखिए, मेरी शुरू से आदत है कि ठंडी करके खाओ। अच्छा, मतलब जो भी खबर आती है मैं कभी जल्दबाजी नहीं की, या ये मैंने नहीं किया कि इसको मैं फटाफट सबसे पहले ले जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह यही मेरी खूबी है शायद कि मेरी खबर सबसे पहले आने होती है दीगर अदारों से। उसकी रीज़न ये है कि जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के हाँ ये हो गया, मैं तस्दीक करता हूँ। जब मैं खुद मुतमिन होता हूँ, मुझे 100% सेटिस्फेक्शन होती है, तो फिर उसके बाद मैं अदारे को देता हूँ, क्योंकि जब मैं अदारे को दे देता हूँ फिर मैं एक जिम्मेदारी कर रहा हूँ, तो मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता। मैं मुकम्मल इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट फाइल करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता। तो इदारे की तरफ जब आप यहाँ से रिपोर्ट भेज देते हैं, थोड़ा सा ये भी बता दें, क्या इदारे की तरफ से चेक होता है कि ये खबर सही है या नहीं है, या वो किस तरह से उसको देखते हैं? समा का एम्प्लॉय हूँ शहजाद अहमद जी, शहजाद अहमद उनका चेक है। ठीक है, ठीक है। शहजाद ने जो चीज़ रिपोर्ट की वो आंखें बंद होकर आने रोनी है, क्योंकि मैं अपने अदारे का परमानेंट एम्प्लॉय हूँ। जितने भी रिपोर्टर्स हैं, या तो कोई आज़ाजी होते हैं या फिर वो स्टिंगर होते हैं, मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ। मुझे वो तमाम सहूलतें जिस तरह एक सरकारी मुलाजम को होती हैं, मेडिकल, इंश्योरेंस, एवरीथिंग, सारा कुछ। मैं जिस तरह पहले कह रहा हूँ कि घर अच्छा होना तो घर की तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी फैमिली समा बड़ी ज़बरदस्त है, और जो नई मैनेजमेंट आई हमारी उसने भी हमें सपोर्ट ही किया। ठीक हो गया। आखिरी सवाल, काफ़ी टाइम ले लिया आपका। रिपोर्टर्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा मुझे फिर बता दें, अगर कोई रिपोर्टर आके ब्लैकमेल करता है, कोई आके कहता है जनाब पैसे ये वो, तो जो आगे कोई शख्स बैठा हुआ है, मुझे आके कोई रिपोर्टर कहता है मैं आपकी ऐसे कर दूंगा, मैं आपके ऊपर ये डाल दूंगा, वो पूरा SH वाला एक जो है ना वो बना होता है, तो उनके साथ कैसे डील किया जाए? देखिए, जो चोर होता है ना, या जो डाकू होता है, वो इंतहाई अंदर से कमज़ोर होता है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं होती। आप फौरी तौर पे जो हमारे अदारे हैं कानून नाफज करने वाले, उनको इतला दें कि ये बंदा हमें इस तरह ब्लैकमेल कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, ठीक तंग कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो उनकी हिमायत में कभी भी नहीं निकलेगा। जब वो जर्नलिस्ट है ही नहीं है जो ब्लैकमेल करता है, बिल्कुल वो इस ज़िम्मे में आते ही नहीं, हम तो उसको जर्नलिस्ट ही नहीं कहते। ये लोग कहते हैं जी वो आया तो हमें पैसे ले गया, वो कहता है मैं खबर लगा दूँगा, वो ये कर दूँ। भाई वो जर्नलिस्ट ही नहीं है। जब आप बाद में जो हमारे पास आते हैं तो पहले ही आ जाए। सर, जर्नलिस्ट वाकई कई लोग नहीं है। आपने जर्नलिज्म पढ़ी है, मैंने इंग्लैंड से 5 साल की डिग्री ली जर्नलिज्म की, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैट्रिक भी नहीं पास किया हुआ आके बैठ जाते हैं, रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सोसाइटी को बहुत बुरी तरह से डैमेज करते हैं। और उनका बेसिकली काम ही होता है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड खुले अल्फाज में कहूँगा, दिहाड़ीबाज, दिहाड़ी लगाने वाले होते हैं। सही बात। अच्छा शहजाद भाई, आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा कि एयर सियाल का जो आइडिया था, उस आइडिया के अंदर आप भी टेबल के किसी कोने पे बैठे हुए थे, वो कहानी तो जरा सुनाइए। ये बिल्कुल, मैं जब ये एयर सियाल का आइडिया डेवलप हुआ था, मैं कोने पे नहीं बल्कि फजल जिलानी साहब बिल्कुल फ्रंट पे बैठा हुआ था। अच्छा। और हम 4 से 5 लोग थे। जब ये आइडिया जिलानी साहब ने कहा क्यों ना हम इसकी अपने सियालकोट की एयरलाइन बनाएं, तो मैंने कहा बिल्कुल। उस वक्त जिलानी साहब थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे, और चैम्बर के अंदर ही ये सारी डिस्कशन हो रही थी। तो जिलानी साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम इसको ही करते हैं। ये मैंने कहा फिर करते हैं, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। ले जी, मैं उसी वक्त बैठे हुए इस न्यूज़ को मैंने फाइल किया। एक हमारे अदारे ने बिग फ्लैश की, अच्छा, वेरी बिग फ्लैश की, कि सियालकोट एयरपोर्ट बनाने के बाद अपनी एयरलाइन बनाने जा रहा है, अपनी मदद आपके तहत। वो मैंने फ्लैश की, चला दी, बड़ी ज़बरदस्त वो आने रही। उसके बाद क्या हुआ, तमाम मीडिया फजल जिलानी को डॉ फजल जिलानी कहता शहजाद मैं कितने फंस गया। उस वक्त ये था कि पता नहीं एयरलाइन बननी भी है कि नहीं बननी, लेकिन मैंने कहा ये पॉजिटिव है, इसको बनाना है हमने, अब इसको बनाना है। अब वो इतना फेडअप हो गए थे कि काली इतनी ज़्यादा आ रही थी, इंटरव्यू के लिए आ रही थी, दिगर अदारे कह रहे थे कि समा ये चला रहा है, ये सारे ट्विटर पे पूरे मीडिया पे उस टाइम वो चीज़ ट्रेंड कर रही थी। हाँ। कि जनाब क्योंकि PIA हमारे जो बाकी एयरलाइंस है वो फंसी हुई हैं। हाँ। उन्होंने कहा इन सारे हालात के अंदर और कौन सी एयरलाइन आ रही है। और ये भी बड़ी एक शॉकिंग खबर थी हमारे लिए भी कि हमने एयरपोर्ट बनाया, अच्छा जनाब अब एयरलाइन भी आ रही है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने चलाई और इसमें अप एंड डाउन भी आए। लेकिन यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि जितनी भी एयर सियाल की टीम है, सब ने मिलके बड़ा अच्छा वर्क किया। और मैंने अपने अदारे के बहाव पे, समा बहाव पे एयरलाइन को बहुत सपोर्ट किया। फर्स्ट डे से लेके जब एयरलाइन फर्स्ट फ्लाई
किया था, जी। 30,000 से जायद बुलंदी पे मैंने ही रिपोर्ट वहां पे बिल्कुल की थी कि ये वो जहाज सियालकोट का है जो ये अब फ्लाई कर गया, और वो भी हमने लाइव दिखाया था समा पे। और जितनी सपोर्ट मैं कहता हूँ मेरे भाव पे समा सर, की इसमें आपका बहुत बड़ा किरदार है। शायद आप अगर इस खबर को मीडिया पे ना लेके आते तो वो उन्होंने बैठे रहना, तो उन्होंने कहना कोई बात नहीं, एयर सियाल रहेगी तब तक मेरा नाम रहेगा। बिल्कुल। तो मैं आपसे शुरू में पूछ रहा था कोई बड़ी रिपोर्ट, कोई फेवरेट रिपोर्ट, की आपकी फेवरेट रिपोर्ट निकल आई है। शहजाद भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया जी। शहजाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चला होगा कि रिपोर्टर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, कितनी कठिन होती है, और इसके अंदर जान के कितने खतरात होते हैं। और एक खबर जो शहजाद अहमद साहब ने ये जो बात कही एंड पे कि अगर खबर को किसी भी काम को सीरियसली लिया जाए, इस तरह से उसे आप सीरियसली लें, तो वो एयरलाइनें भी बन जाती हैं। छोटा बिजनेस नहीं, बहुत बड़ी है, एयरलाइन बन गई इनकी सिर्फ 2 मिनट की वहाँ पे बात करने की वजह से। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में, अगली पॉडकास्ट में दोबारा हाजिर होंगे किसी और गेस्ट के साथ। अपने मेज़बान अहमद रज़ाक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।